नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। जैसा कि नाम से विदित होता है, अधिकार जो मानव के साथ जीवन के साथ जुड़े हुए वो पहलू हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास करता है, क्योंकि बिना अधिकारों के, बिना स्वायत्तता के, बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू कर पाता है। समाज स्वीकार करता है और राज्य जिसे लागू कर पाता है। ये दो बातें इस तरह से स्पष्ट होती हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं और अधिकार राज्य की आवश्यकता को महसूस करते हैं। यानी बिना राज्य के, बिना समाज के, बिना परिवार के, बिना संविधान के अधिकारों को संरक्षण नहीं मिल पाता, नहीं मिल सकता है। जैसे मानव को जन्म लेना है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका जन्म लेना, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं जिसे हम मौलिक अधिकारों के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर समझ सकते हैं। अधिकारों का स्वरूप क्या होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि अधिकारों के पीछे लोक कल्याण निहित होता है, सार्वजनिक हित भी निहित होते हैं, लोकहित के प्रयोग होते हैं, सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता निहित होती है। यानी अधिकार स्वरूप मैं अपने आदेशों की अनुपालना आपसे करवा सकूं, इसके लिए शक्ति, सत्ता और वैधता का होना भी जरूरी है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो उन्हें जो कार्य क्षेत्र सौंपा गया है संविधान की सर्वोच्चता के माध्यम से, जिसके पीछे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित होती है, वो ही अधिकारों के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। जैसे सामाजिक स्वरूप है, सामाजिक स्वरूप में हम सबसे पहली बात ये ले सकते हैं, व्यक्ति जन्म लेता है, वह अपने परिवार में परिपक्वता, उसमें पालन पोषण होता है, आहार, व्यवहार, संस्कार, शिक्षा, सब जो प्रारंभिक स्टेज के कार्य हैं वो परिवारों के माध्यम से वहन किए जाते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे परिवार का बड़ा रूप समाज के रूप में हमारे को मिलता है, जहाँ सभी रीति रिवाजों की अनुपालना, धर्मपरायणता, परंपराओं का को अपनाना और उसके अनुरूप रीति रिवाजों को पूर्ण करना, ये सब बातें सामाजिक स्तर पर की जाती हैं। और कल्याणकारी स्वरूप में यदि हम पढ़ना चाहें तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए, मन से, वचन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा का मतलब है मन से, कर्म से और वचन से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है। हर तरह से व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ दायित्वों को भी निर्वहन करना कर्तव्य परायणता का एक पहलू माना जाता है, जिसके आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया जाता है। लोकहित में प्रयोग, लोकहित में प्रयोग का मतलब यही है कि मैं जब अपने अधिकारों का प्रयोग करूं लेकिन दूसरे को उससे हानि ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लोकहित तभी संभव हो सकता है जब हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं।
दायित्वों की पूर्ति भी जरूरी है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे संविधान में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य भी गिनाए गए। मूल कर्तव्य जरूरी है, कर्तव्य परायण होना जरूरी है। राज्य का संरक्षण, यानी राज्य के संरक्षण के बिना अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था है, सर्वोच्च संस्था जिसको हम कहते हैं, कि व्यक्ति जो है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता। निश्चित भूभाग का मतलब हो गया एक निश्चित सीमा में रहने वाले लोग, जनसंख्या जो उस पे निवास करते हैं निश्चित भूभाग पर, और सरकार का मतलब है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और सार्वभौमिकता का मतलब है जो सरकार है वो डिसीजन मेकर होगी। आंतरिक व्यवस्था का मामला हो या बाह्य सुरक्षा का दायित्व हो, वो राज्य सरकारों के द्वारा पूरा किया जाता है। इसके साथ साथ सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, यानी जो राज्य सरकारें अपने निश्चित एरिया में अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु सत्ता का संचालन करते हैं, वो भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व पूरा करते हैं, यानी उन्हें संरक्षण देते हैं। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, और राजनीति विज्ञान के जनक होने के नाते अरस्तु की एक कोटेशन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे मुझे घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए या राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति घर, परिवार, समाज और राज्य से संभव है। और कोई व्यक्ति यदि ये कहता है मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, तो वो देवता या पशु हो सकता है। ठीक इसी तरह से दूसरे पहलू में अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह राजनैतिक प्राणी भी है। इसका मतलब ये होता है कि मानव को जैसे समाज चाहिए वैसे राज्य भी चाहिए। यहाँ यही हम पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मानव के अधिकारों का संरक्षण जो है वो राज्य के माध्यम से ही मिलता है। राजनैतिक प्राणी भी है, इसका मतलब यही है। इसके साथ साथ अरस्तु ने कहा राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यानी जो राज्य है उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यानी राज्य को नीतिपरायण होकर कार्य करना है, लोक कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को क्रियान्वित करना है, नागरिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, जो भी व्यक्ति की महती आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति राज्य के माध्यम से ही हो सकती है। तो व्यक्ति के अधिकारों को सबसे पहला व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है अधिकार। फिर हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी सहायक है मानवीय अधिकार। और फिर हमारा पहलू आता है कि अधिकार राज्य द्वारा ही सुरक्षित रह सकते हैं, यानी संरक्षण में रहना जरूरी है। फिर हम बताते हैं कि राज्य के संरक्षण के साथ साथ सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता जो पहलू राज्य से जुड़ा हुआ है कि यदि कोई मानव के अधिकारों का हनन करता है तो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, मानव को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका है, और यदि किसी के अधिकारों का कोई हनन करता है तो दंड के प्रावधान का यानी कानून की सर्वोच्चता है। ये सब व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, और मानव एक इकाई है, और मानव से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से अंतर्राज्य या राष्ट्र का जो तालमेल है, जो
सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है वो अधिक नागरिकों की सुरक्षा, व्यवस्था और प्रोत्साहन में सहायक सिद्ध हो सकती है। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास में सहायक सिद्ध होते हैं और जरूरी भी हैं। वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, राज्य जिसे लागू करने की व्यवस्था करता है। जैसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि संविधान राज्य सरकारों को इस तरह की नीतियां निर्धारित और प्रतिपादित करने के लिए, लागू करने के लिए कहता है, निर्देश देता है कि अधिकाधिक मात्रा में लोग का कल्याण हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है राज्य, और हम उसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। यानी वृद्धावस्था में पेंशन है, बीमारी में अवकाश है, बाल्यकाल में मिलों कारखानों में काम न करने दिया जाए बच्चों को, और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले, ये मूल अधिकारों में आता है। यानी नागरिकों के जीवन को सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, और ये मानव से जुड़ा हुआ पहलू है। और प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व भी बन जाता है कि वह दूसरों के प्रति इस तरह का व्यवहार करे जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। यानी घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा या कहें कि बदले की भावना से काम करना इसमें औचित्यता पर आधारित नहीं माना जाता। इसमें हर पहलू जो है वो लोक कल्याण से संबंध रखने वाला होना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक हितों की पूर्ति संभव हो सके। नमस्कार।